हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। तो हमारे संविधान में मूल रूप क्या था उसका और वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे संविधान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे। कुल 22 भाग थे। तो वर्तमान में भी कितने भाग हैं हमारे संविधान के? 22 भाग है। गणना में ये बात अलग है कि गणना में जब इनकी गणना की जाती है तो उस समय इनका ये 26 इनका प्रयोग किया जाता है तथा संविधान निर्माण के समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये कितने थी? वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां। कितनी हो गई हैं? 12 हो गई है इनकी संख्या। प्रारंभ में कितनी थी ये? 8 और अब कितनी हो गई? 12। संविधान निर्माण के समय अनुच्छेद, कुल जो अनुच्छेद थे इनकी संख्या थी 395। कितनी थी मित्रों? 395। वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 465। वर्तमान में इनमें जो उपबंध जोड़े गए हैं, इनमें कुछ इन जो 395 जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों में कुछ उपबंध जोड़े गए हैं जिसकी बदौलत इनकी संख्या हो गई है 465। कितनी हो गई है? 465। किस लिए? ये याद रखना कि जो कुल अनुच्छेद संविधान निर्माण के समय जो अनुच्छेद थे इनकी संख्या थी 395 और कुछ उपबंधों को जुड़ जाने के कारण इनकी संख्या हो जाती है 465। कितनी हो जाती है? 465। इसके अलावा हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है। हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है। एक प्रस्तावना को भी शामिल किया गया है। प्रस्तावना को शामिल किया गया है। ये प्रारंभ में एक थी और वर्तमान में भी एक है। ठीक है। और लगभग 100 से ऊपर संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं। लगभग 103 से अधिक संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ चर्चा प्रस्तावना के बारे में करते हैं कि प्रस्तावना क्या है, क्यों इसे शामिल किया गया है और इसे शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है मित्रों। तो इसको चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1950 को संविधान में शामिल किया गया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? प्रस्तावना। क्या नाम दिया गया? प्रस्तावना का नाम दिया गया। तो प्रस्तावना जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे संविधान में 26 जनवरी 1950 को शामिल कर लिया गया था। ठीक है। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसकी जो प्रेरणा हमें मिली है, प्रस्तावना के लिए जो प्रेरणा हमें मिली है, वो प्रेरणा हमें मिली है कहाँ से?
अमेरिका के संविधान से। कहाँ से मिली है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, जो सबसे छोटा संविधान है, अमेरिका के संविधान से मिली है। इसमें जो भाषा का जो उपयोग किया गया है वो उपयोग किया गया है, इस भाषा का उपयोग किया गया है लैंग्वेज का ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है मित्रों, प्रस्तावना की जो भाषा का उपयोग किया गया है प्रस्तावना में, इस भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और मैंने आपको 26 जनवरी 1950 बताया था, जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसमें से नागरिकता के अधिनियम, शासन के अधिनियम और प्रस्तावना को भी उसी समय शामिल कर लिया गया था। तो प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 में शामिल नहीं करने के बजाय इसको 26 जनवरी 1949 में ही लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को शामिल किया गया संविधान में। 26 नवंबर 1949 को कब किया गया मित्रों? 26 नवंबर 1949 को संविधान में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और इसका आधार क्या बनाया? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। क्या किसको बनाया इसका आधार? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की प्रारंभिक जानकारी है। इसकी प्रेरणा हमें अमेरिका के संविधान से मिली है। संविधान में जिस भाषा का, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसे संविधान में 26 नवंबर 1949 को ही शामिल कर लिया गया। और शामिल करने का जो आधार बनाया गया वो आधार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो था, जो उन्होंने अधिवेशन में, संविधान सभा की जो अंतिम अधिवेशन था उसमें जो रखा, उसको ही इसमें लागू कर लिया गया। ठीक है, तृतीय जो अधिवेशन था उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना थी जिसे आरंभिक तौर पर इस प्रकार उस उपयोग में संविधान में शामिल किया गया। अब हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसमें संविधान में, प्रस्तावना में संघवाद का जो है शब्द, संघीय जो शब्द है, इसका उपयोग न होकर संविधान का दर्शन, संविधान का सार या दर्शन का उपयोग किया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का सार है, संविधान का दर्शन है। इस प्रस्तावना में ही संविधान का सार है, सार या पूरा संपूर्ण दर्शन है। ठीक है, अब इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है और इसके अलावा इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे संविधान की कुंजी, जैसे संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान की आत्मा, संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी आदि नामों से भी जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को
संविधान का हृदय, संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में कहा है। जो अब कुंजी किसने कहा है? संविधान की कुंजी किसे बताया है? प्रस्तावना को कुंजी कहा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताया है। किसने बताया संविधान की कुंजी प्रस्तावना को? बारकर ने। किसने बताया है? बारकर ने बताया है। किसने बताया है मित्रों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी? बारकर ने। किसने? बारकर ने बताया है। जबकि इसे संविधान की आधारशिला, इसे संविधान का आधारशिला, इसे संविधान का आधारशिला कहा है। आधारशिला किसने कहा है? भार्गव ने। किसने कहा है? भार्गव ने। इसे संविधान का आधारशिला या संविधान की आधारशिला कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आधारशिला का नाम दिया है भार्गव ने। और इसे संविधान का परिचय, संविधान का परिचय बताया है डॉक्टर पालकीवाला ने। किसने? डॉक्टर पालकीवाला। डॉक्टर पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय बताया है कि ये संविधान अध्ययन से पहले ये संविधान का क्या है? परिचय है। और ठीक है, इसे डॉक्टर पालकीवाला ने परिचय बताया। जबकि के.एम. मुंशी ने इसे संविधान का कुंडली बताया है। क्या बताया है? संविधान की कुंडली बताया है। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना के बारे में अनेक जो संविधान सभा के सदस्य थे या संविधान जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनके अलग अलग विचार थे कि संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग नाम दिया है। इसके अलावा हम प्रस्तावना की ही चर्चा को आगे बढ़ाएं तो इसमें अगर हम प्रस्तावना की ही बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि प्रस्तावना में हमें ये प्रस्तावना के द्वारा ही हम ये जानकारी लेते हैं कि हमें संविधान में किस किस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और किस किस तरह की समानता दी गई हैं और किस तरह की न्याय प्राप्त है नागरिकों को। तो प्रस्तावना में सबसे पहले जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो शब्द तो हैं संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न की भारत की जो प्रभुता है उस पर नियंत्रण केवल भारतीयों का होगा, बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसके बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, इन शब्दों का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में किया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये संविधान में, भारतीय संविधान में संप्रभुता, समाजवादी, सभी समाजवादों का समूह, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और गणराज्य, एक भारत की जो पहचान है वो संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में होगी। इसके बाद प्रस्तावना में के द्वारा हमें जो न्याय दी गई हैं नागरिकों को, यानी जिन न्यायों को जो न्याय नागरिकों का एक आधिकारिक रूप है वो उनमें है सामाजिक न्याय, सामाजिक स्तर पर न्याय, आर्थिक स्तर पर न्याय और राजनीतिक स्तर पर न्याय लोगों का एक प्राथमिक हक है। प्रस्तावना के द्वारा हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आज़ादी हमें जो दी गई हैं,
उनमें हम विचारों की स्वतंत्रता है। विचारों की अस्वतंत्रता का मतलब कि हमें अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रखने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। इस विचारों के माध्यम से हम भारत सरकार की नीतियों या राज्य सरकार की नीतियों का हम पक्ष भी ले सकते हैं, समर्थन भी कर सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमें ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना के माध्यम से या संविधान के द्वारा हमें दी गई हैं। इनके अलावा हमें समानताएं, प्रस्तावना के द्वारा हमें समानताएं दी गई हैं। प्रतिष्ठा की समानता, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होगी, उसकी समानता। और इसके बाद सभी व्यक्तियों को समान अवसर, आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए या सभी समान अवसर दे। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। और वो संशोधन क्यों किया गया है और क्या बदलाव किया गया है, ठीक है, देखते हैं। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। एक बार संशोधन किया गया है। और कई एक संशोधन कब किया गया है? 42वें संविधान में जो संशोधन किया गया 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो वो संख्या कितनी थी? 42वें संविधान में संशोधन करने की संख्या थी 42वां। और समय ये जो थी संख्या सन थी 1976। कब? 1976। तो संविधान में 1976 में संशोधन किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा। और इस संशोधन के द्वारा कुछ 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्षता, वो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संशोधन, संविधान में 42वें संशोधन करके। और 1976 के द्वारा संविधान में पहली प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिनमें इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो मित्रों, ये थी प्रस्तावना से संबंधित या संविधान से संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।